मनोज एक गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मनोज बहुत गरीब था और रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। मनोज की पत्नी मालती व्यवहार से थोड़ी तेज और लालची थी। वो कभी भी अपने पति के द्वारा कमाए हुए रुपए से कभी खुश नहीं रहती थी। एक बार दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद मनोज देर रात को घर लौटता है। अरे किशोर की माँ, सुनो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो जरा, बहुत गर्मी है। ऐसा लगता है आकाश में गर्मी बरस रही है। इस चिलचिलाती गर्मी में रिक्शा खींचते खींचते लगता है एक दिन मैं भी भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। हाँ, आ गए लाट साहब कमाई करके। कहो तो पैर भी दबा दूं तुम्हारे। माँ, तुम पिताजी से इतनी कड़वी बात क्यों करती हो? पानी ही तो मांग रहे हैं ना, पिला दो ना। जेब में जब पैसा हो तभी मुँह से मीठी बात निकलती है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, घर में खाने के ताने नहीं है, तो मुंह से जहर ही निकलेगा ना। रोज रोज गर्मी में काम करने का एहसान हमें मत दिखाया करो। जब परिवार बनाया है तो उसे पालना भी तुम्ही को होगा। कोई दूसरा तो नहीं आएगा ना घर की जरूरतें पूरी करने। अरे हाँ, ध्यान से सुन लो, अगले महीने किशोर का दाखिला कराना है। पिछले 1 साल से मेरा बेटा घर पे बैठा हुआ है। अगर बेटे को पढ़ा नहीं सकते थे तो पैदा ही क्यों किए थे? पत्नी मालती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनोज को दुख होता है, लेकिन कहीं न कहीं मनोज को भी ये बात पता थी कि मालती जो भी कह रही है वो सच कह रही है। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद वो परिवार का खर्चा नहीं चला रहा था। पिछले 1 साल से उसका बेटा फीस न दे पाने के कारण स्कूल नहीं गया था। इसलिए मालती चाहती थी कि इस साल उसका बेटा किशोर वापस स्कूल जाना शुरू कर दे। मुझे लगता है इस रिक्शा से घर का खर्च नहीं चल पाएगा। कल से मैं रात की शिफ्ट में फैक्ट्री में मजदूरी का काम ढूंढ लेता हूँ। अपने बेटे को स्कूल में वापस भेजने के लिए मनोज दिन रात रिक्शा चलाने के बाद रात में मजदूरी करने के लिए जाने लगा था। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन नींद का झटका आने के कारण मनोज का पैर मशीन में आ गया था, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मनोज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसका पैर काटकर किसी तरह उसकी जान बचा दी। मेरे परिवार में तो पहले ही भूखे मरने वाली हालत थी, अब मेरा क्या होगा भगवान? इस कटे हुए पैर के साथ तो मैं अब रिक्शा भी नहीं चला सकता हूँ और ना ही फैक्ट्री में मजदूरी कर सकता हूँ। मनोज को यूँ रोता हुआ देखकर एक सुंदर लड़की उसके पास आती है। उस सुंदर लड़की को देखकर मनोज का मन एकदम शांत हो जाता है और वो ध्यान से उसकी ओर देखने लगता है। लड़की ने सुंदर सी गुलाबी रंग की कपड़े पहनी हुई थी। उसके काले घने और लंबे खूबसूरत बाल थे। उसके चेहरे पर इतना तेज था कि मनोज उसे देखता ही जा रहा था। मीठी सी बोली में लड़की ने एक बार फिर से मनोज का नाम पुकारा तो मनोज जैसे उसके सम्मोहन से बाहर निकल गया। क्या हुआ मनोज? अंधेरी रात में अकेले बिस्तर पर लेटे हुए अकेले क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या समस्या है? मैं परिवार में अकेला कमाने वाला गरीब आदमी हूँ। मैं रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आज एक हादसे में मेरी टांग कट गई है। अब बिना टांग के मैं अपना रिक्शा कैसे चलाऊंगा? तुम दुखी क्यों होते हो मनोज? तुम्हारी टांग नहीं है तो क्या हुआ? तुम रिक्शा छोड़कर टैक्सी चलाना शुरू कर दो। इससे तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी और तुम बिना पैर के अपने परिवार का पालन पोषण भी बड़ी आसानी से कर पाओगे। क्या कहा? टैक्सी चलाना शुरू कर दूं? मेरे पास तो रिक्शा तक खरीदने के पैसे नहीं है और आप मुझे टैक्सी खरीदने की सलाह दे रही हैं। परेशान मत हो मनोज, तुम्हें टैक्सी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस निश्चिंत होकर अस्पताल से अपने घर जाओ। जब तुम घर पहुंच जाओगे तो तुम्हें अपने घर के बाहर एक टैक्सी खड़ी हुई दिखाई देगी। उस टैक्सी को तुम अपना ही समझना, किंतु एक बात का ध्यान रखना, चाहे जो परिस्थिति हो जाए तुम्हें किसी से भी उस टैक्सी के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन वो टैक्सी आएगी कहाँ से मेरे घर? मनोज देखता है कि उस गुलाबी कपड़े वाली खूबसूरत लड़की उसके पास से धीरे धीरे दूर जा रही है और अचानक से वो कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी में गायब हो जाती है। मनोज उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगता है। सुनिए सुनिए, अपना नाम तो बताती जाइए, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? मनोज जोर जोर से आवाज लगाकर उस लड़की को बुला रहा होता है कि तभी उसकी नींद टूट जाती है।
वो अपने बिस्तर से हिलने की कोशिश करता है तो उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ पड़ती है। मनोज अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। अगले 3 दिनों तक वो बिस्तर पर ही दर्द से कहराता रहा, लेकिन उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए अस्पताल भी नहीं आई। 3 दिन के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो वो किसी तरह अपने घर पहुंचा। मालती और मेरा बेटा कहाँ चले गए? मालती, किशोर। मनोज अपने घर में घूम घूम कर अपनी पत्नी और अपने बेटे को आवाज लगाने लगता है। तभी पड़ोस में रहने वाली एक महिला वहाँ आ जाती है। मालती तो कब का घर छोड़ के चली गई। 3 दिन पहले अपना सारा सामान बांधकर किशोर को लेकर जाने कहाँ चली गई। वो बोल रही थी अपाहिज के साथ जिंदगी खराब नहीं करनी अपनी। उस महिला की बात सुनकर मनोज को बहुत ही दुख हुआ। मालती चाहे जैसी भी थी, किंतु मनोज अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। एक पल में मानो ईश्वर ने उसे सब कुछ छीन लिया था। उस रात देर तक मनोज रोता रहा और रोते हुए न जाने कब उसको नींद लग गई। अगले दिन सुबह जब वो जागा तो उसने अपने घर के बाहर चमकती हुई टैक्सी को खड़ा पाया। ये क्या? मेरे घर के बाहर टैक्सी? इसका मतलब वो गुलाबी कपड़ों वाली लड़की बिल्कुल सच कह रही थी। तो क्या ये जादुई टैक्सी है? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मनोज बैसाखी संभालता हुआ अपने टैक्सी में जा बैठा। अगर तुम सच में जादुई टैक्सी हो तो चलो, मुझे मंदिर तक ले चलो। मनोज का इतना कहना था कि टैक्सी हवा में बातें करने लगी। धूल उड़ते हुई फर्राटे से आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में टैक्सी मंदिर के ठीक सामने खड़ी हो गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। भगवान, क्या सच में जादू जैसी कोई चीज होती है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मनोज टैक्सी से नीचे उतरकर चारों ओर घूमकर हर तरफ टैक्सी को देखता है। दिखने में तो ये सामान्य टैक्सी जैसी लग रही थी, लेकिन बिना पेट्रोल और बिना ड्राइवर के ये टैक्सी भी दौड़ लगा सकती थी। मनोज के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। जादुई टैक्सी को पाकर उसके कदम तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। पैर काटने के बाद जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी उसके बुरे वक्त में उसे छोड़कर भाग गई है तो उसे अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ लगने लगा। काम करने के लायक तो वो बचा ही नहीं था। अब तो भीख मांगने की वो अपनी नियति समझ रहा था, किंतु ईश्वर ने शायद उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अब तो मनोज रोज वो टैक्सी लेकर सड़क पर निकलता और अपनी जादुई टैक्सी की मदद से हजारों रुपए कमाकर घर लौटता। बहुत ही कम समय में उसने अच्छा खासा धन जमा कर लिया था। सबसे पहले उसने अपने टूटे हुए घर को एक सुंदर घर में बदल दिया। जादुई टैक्सी के मदद से मनोज की इतनी कमाई होने लगी थी, अब मनोज के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रह गई थी। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी और बच्चे के बिना वो घर हमेशा अधूरा ही लगता था। उसे हर पल अपने ही बेटे किशोर की याद आती थी। एक दिन जादुई टैक्सी, मुझे बाजार तक ले चलो। मनोज के इतना कहते ही टैक्सी फर्राटे से सड़क पर भागने लगी, लेकिन ना जाने क्यों टैक्सी बाजार की तरफ ना जाकर गलियों में कहीं बढ़ी जा रही थी। कुछ ही देर बाद मनोज की नजर किनारे पर फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक औरत पर नजर पड़ी। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे कपड़े प्रेस करने का काम कर रही थी। ये तो मालती है। मनोज एक ही नजर में अपनी पत्नी को पहचान गया और दौड़कर उसके पास पहुंच गया। मालती, ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हारे पास तो तन पर ढकने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है। कौन? आप किशोर के बापू हो? आप तो बिल्कुल बदल गए हो। ये टैक्सी आपकी है? हाँ, ये मेरी टैक्सी है। आज मैं वो गरीब मनोज नहीं हूँ जो 2 वक्त के भोजन के लिए परेशान रहता था। आज मेरे पास सब कुछ है जो तुम पाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने वो सब पाया, मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। मैं तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। मैंने अपने लालच में हमेशा आपका अपमान किया। मेहनत करके रोटी कैसे कमाई जाती है, ये घर छोड़ने के बाद समझ में आया। मालती हाथ जोड़कर मनोज से अपने किए की माफी मांगती है। मेरा बेटा कहाँ है? वो स्कूल गया है। अपने घर चलो मालती, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारे सच्चे आंसू और किशोर के लिए त्याग और तप ने तुम्हारी सारी गलतियों को धो दिया है। इतनी विषम परिस्थितियों में तुम अपने बेटे को पढ़ा रही हो, ये कोई छोटी बात नहीं। कुछ ही देर में किशोर भी स्कूल से लौट आता है और अपने पिता को पाकर खुश होता है। मनोज मालती और किशोर को लेकर अपनी टैक्सी में बैठ जाता है। चलो टैक्सी, अब घर चलने का समय हो गया। टैक्सी सड़क पर दौड़ने लगती है और कुछ ही देर में मनोज को उसके घर पहुंचा देती है। अब मनोज को समझ में आ गया था कि क्यों उसकी टैक्सी उसकी बात न मानकर दूसरी ओर दौड़ रही थी। जादुई टैक्सी जानबूझकर उसे मालती से मिलवाने के लिए गली की ओर गई थी। ए जादुई टैक्सी, तुम्हारा अब काम खत्म हुआ।
मुझे जितनी जरूरत थी तुमने उससे कहीं ज्यादा मुझे दे दिया। अब तुम जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। मनोज के इतना कहते ही जादुई टैक्सी हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। ये टैक्सी उस परी की अमानत थी, इसलिए मनोज ने खुशी खुशी टैक्सी को वापस भेज दिया।